प्रदेश विपक्ष को क्यों कलेश? माफिया अतीक अशरफ के मर्डर के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने आज फिर से माफिया के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था खराब थी। 2012 से 17 के बीच में यूपी में कई दंगे हुए। हमारी सरकार में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। जो पहले संकट थे आज उन पर संकट है। किसी के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है जनता को। वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने संगीन आरोप लगाए। अतीक अशरफ मर्डर पर कानून व्यवस्था पर अफजाल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। अफजाल का आरोप है कि अतीक अशरफ के मर्डर की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। अतीक अशरफ मर्डर में 3 नहीं बल्कि 5 शूटर शामिल थे, ये अफजाल अंसारी कह रहे हैं। वहीं ओवैसी ने भी अतीक अशरफ के मर्डर पर सवाल उठाए। सवाल यही कि गुड्डू मुस्लिम ने क्या अतीक को दिया धोखा? माफिया ब्रदर्स का मर्डर, सियासत का सरेंडर, माफिया का अंत, धर्मयुद्ध प्रचंड। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। के बाद यूपी में कानून का राज। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। अफजाल का आरोप, पहले से तैयार थी स्क्रिप्ट। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट तब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे। जो थे पहचान के लिए संकट, आज उन पर संकट। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। जल्द होगी गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। प्रयास लगातार जारी है। जो जिन चीजों पर हमको सफलता मिली वो आपके सामने है और सभी टीमें लगी हुई है। बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी करने में सफल। चुनाव के लिए वसूली, अतीक की चैट खुली। योगी का ऐलान, यूपी में अब दंगे नहीं होते। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। आज चर्चा के दौरान कौन से सवालों और बिंदुओं पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे? सवाल नंबर 1, अफजाल अंसारी का दावा, तैयार थी अतीक अशरफ हत्याकांड की स्क्रिप्ट। आखिर किस बिना पर यह दावा हो रहा है? क्या शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ पुलिस को कोई बड़ा इनपुट मिल चुका है? सीएम योगी का दावा, यूपी अब दंगा मुक्त प्रदेश, तो विपक्ष को आखिर इस बात पर एतराज क्यों है? चलिए, और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ ही मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर, आलोक वत्स है, राजनीतिक विश्लेषक। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ है, पूर्व एडीजी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा विस्तार से करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप सभी लोग अपनी बात रखिए। शुरुआत संजय चौधरी जी आपसे करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है, जो विपक्ष बीते दिनों पूछ भी रहा था, बार बार इस पर सवाल उठते रहे कि अगर आप बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, माफियाओं का आतंक खत्म करना चाहते हैं, पहले एक लिस्ट तो जारी करिए, टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट। आज वो जारी हुई। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुल 61 ऐसे माफिया हैं जिन पर सरकार अब सख्ती करेगी।
निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते 6 सालों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बेसिस पे एक बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट किया है। उत्तर प्रदेश की गांव गली सड़क बताती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो संगठित अपराध था वो कम हुआ है। ऐसे माफिया जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के विरुद्ध अपनी संपत्ति अर्जित की थी, उनकी ऐसी बेनामी संपत्ति पर, उनकी ऐसी संपत्ति जो दूसरों से ली गई थी, उनके खिलाफ बड़ी प्रभावी कार्रवाई हुई और उन पर गरीबों के मकान बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो नई लिस्ट जारी हुई है उसके आधार पर भी और प्रभावी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के इस उत्तर प्रदेश के अंदर 30 सेकंड पूरे संजय चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि जो नई लिस्ट जारी हुई है उसके आधार पर कार्रवाई होगी, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी शिकंजा उन पर भी कसेगा। मनीष सिंह जी, बार बार आप लोगों की तरफ से मांग हो रही थी, सपा कह रही थी कि माफियाओं पर सख्ती करनी है तो पहले डिक्लेयर तो करिए लिस्ट में कौन कौन है, तो आज वो लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन कड़ाई जारी रहेगी यह भी साफ कर दिया गया। आस्था जी, आपने बहुत अच्छा और वाजिब सवाल पूछा है। 61 जो माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है, 2017 में अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद से अगर अपने मुकदमे 17 मुकदमे वापस नहीं लिए होते और केशव प्रसाद मौर्य जी के अगर मुकदमे वापस नहीं हुए होते तो ये 61 नहीं, ये 63 माफियाओं की सूची जारी हुई होती। पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, श्री ब्रजेश सिंह, श्री विनीत सिंह, श्री धनंजय सिंह, श्री राजन तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ब्रजेश सिंह जी लोकसभा बनारस संसदीय क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, उसी संसदीय क्षेत्र से स्थानीय निकाय के एमएलसी रह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस तरह से माफियागिरी बढ़ी है, विधायक ने खुद स्वीकार किया है कि 51 लाख रुपए विधायक ने लिया है। ये माफियाओं की सरकार है। अब माफिया के ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। फिलहाल रुक करते मेहरुद्दीन रंगरेज, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि अतीक और अशरफ को मारने की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी। वो आरोपी भी दावा कर रहे हैं कि 3 नहीं 5 थे, 2 भाग गए। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक एंगल इस पूरे मामले को दे रहे हैं कि ये खास मजहब से थे, इसीलिए इनको टारगेट जानबूझ करके किया गया। 30 सेकंड। बिल्कुल आस्था जी, अगर ये इनका उर्दू का नाम ना होकर कोई और नाम होता तो अतीक अहमद आज जिंदा होता। अतीक अहमद 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद था। अगर वो हत्यारा था तो इंसाफ जो है अदालत देती, उसे जेल में रखा जाता है या उसे फांसी की सजा दी जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरा मैं एक सवाल और, जो योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, मैं 2017 से 2020 के बीच में उत्तर प्रदेश में 29,738 दंगे और बलबे के केस दर्ज हुए हैं। जो ये झूठ बोल रहे हैं योगी जी पे खुद इतने सारे मुकदमे थे जो उन्होंने अपने वापस लिए। 30 सेकंड पूरे। मेहरुद्दीन जी, आपने 29,000 से ज्यादा का आंकड़ा दिया है, आगे आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी एजेंसी का और ये आंकड़ा आप कहां से लेकर आए हैं। आलोक वत्स जी, 30 सेकंड के अंदर, यहां पर तो मानने को तैयार ही नहीं है। एक तो दंगों वाली बात को कह रहे हैं कि ये झूठी है, और इस बात को पूरी तरह से धार्मिक एंगल देते हुए इसका सियासीकरण किया जा चुका है। आप सुन ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाम उर्दू के ना होते तो फिर यार जीवित होते। देखिए आशा जी, एक चीज तो क्लियर है कि जो अतीक और अशरफ के साथ हुआ वो प्रशासनिक चूक थी, भयंकर चूक थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी सजा होती वो कोर्ट देती, लेकिन इस तरीके से जो हुआ उसमें उंगली उठना वाजिब है। लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की भी टीम गठित कर दी गई है, न्यायिक जांच की भी कमेटी गठित कर दी है। तो हमें भरोसा रखना चाहिए। और प्रदेश मुक्त हुआ है अपराध से, प्रदेश मुक्त हुआ है भूमाफिया से, प्रदेश मुक्त हुआ है अन्य तरीके के इस तरीके से। ठीक है आलोक जी, तो प्रदेश 30 सेकंड पूरे। तो एक बड़ा वर्ग यही कह रहा है कि इन्होंने जो दशकों तक आतंक मचा के रखा हुआ था, यहां तक कि जेलों के अंदर से रंगदारियां मांगी जा रही थी। आप सब लोगों तक अपडेट होगा ही, और सुबह से हम भी चला रहे हैं, बहुत सारी ऑडियो क्लिप वायरल है। कहीं असद जिसका एनकाउंटर हुआ वो किसी बिल्डर को धमकी दे रहा है, मिलने की बात कर रहा है, तो कहीं खुद अतीक फोन कर रहे हैं किसी बिल्डर को और कह रहे हैं पैसे चाहिए, चुनाव में काम आएंगे, आपने पैसा कमाया है, आपने अपनी अकल से पैसा कमाया है तो हमें पैसा दीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं, किसी को जेल में जाने के बाद से उसका आतंक रुक गया हो, वो भी स्टैब्लिश होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे न जाने कितने ऑडियो इस वक्त वायरल है और हम भी उसको चला रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ है, पूर्व एडीजी। प्रेम प्रकाश जी, अब इस बात के कुछ सबूत सामने आए हैं कि अतीक अहमद साबरमती जेल के अंदर से ही रंगदारी मांग रहा था। कोई ऑडियो उसमें 2.5 साल पुराना है। और तो और अतीक अहमद इसी साल जनवरी का एक ऑडियो वायरल है जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर को वो धमकी दे रहा है, पैसे मांग रहा है चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी अहम बात जो उसने कही वो ये कि मेरे बेटे भी कोई वकील और डॉक्टर बनने नहीं जाएंगे, वो भी इसी राह पर चलेंगे।
इसीलिए आप शब्दों को समझिए और जो पैसा है उसको दे दीजिए। आप देखेंगे कि अतीक का जो आपराधिक इतिहास रहा है वो काफी लंबा रहा है, शातिर अपराधी है, वो सभी तरीके जानता था। अहमदाबाद जरूर वो चला गया था वहां पर, लेकिन उसका निरंतर संपर्क अपनी पत्नी के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से, लगातार अपने गुर्गों के माध्यम से उसके संदेश विभिन्न बिजनेसमैन के पास और पत्रकारों के पास, सभी तमाम उसमें जहां जहां भी वह अपना संदेश पहुंचाना चाहता था वो पहुंचाता था। और उसका जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा था कि उसको ध्वस्त करने में काफी समय लगा। बिल्कुल, और अब भी आए दिन नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और अब तो ये भी पता चला है कि जो गुड्डू मुस्लिम है, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि क्या उसने तो अतीक को धोखा नहीं दे दिया। इस पर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को विस्तार देते हैं। संजय चौधरी जी, अभी तक शाइस्ता परवीन का कुछ भी पता नहीं है, गुड्डू मुस्लिम का कुछ भी पता नहीं है। हालांकि आज जो अधिकारियों का ऑफिशियल आधिकारिक बयान आया है उसमें इस बात का इशारा जरूर किया गया है कि लोकेशंस लगातार ट्रेस हो रही हैं और बहुत जल्द ही कुछ खुलासा जो है वो कर दिया जाएगा। तो अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर पहले जानकारी सिर्फ इतनी थी कि वो भाग गया, 5 शूटर्स में से एक था, वो भाग गया। लेकिन नए खुलासों के हिसाब से गुड्डू मुस्लिम भी किसी संगीन अपराधी से कम नजर नहीं आता। अतीक के तमाम हथियारों की डीलिंग वही करता था। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि अतीक का जो खजाना यानी उसकी जो संपत्ति है उसका भी अब दावेदार कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम उसे हथिया ले और इसीलिए शाइस्ता छिपती घूम रही हूं। देखिए, गुड्डू मुस्लिम बहुत बड़ा अपराधी है, भाड़े पे हत्या करता है और गुड्डू मुस्लिम ही वो अपराधी है जो उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े माफियाओं के लिए एक साथ काम करता है। मेहराजुद्दीन एक सवाल उठा रहे थे कि इनके नाम अगर उर्दू ना होते। इनको मैं एक घटना याद दिला दूं। मुझको लगता है कि 17 जनवरी 2007 में ये जो अशरफ साहब हैं, ये रात में एक मुस्लिम मदरसे में घुसे जिसमें बच्चियां पढ़ती थीं और बंदूक के बल पर 2 मुस्लिम बच्चियों को उठा ले गए। रात पर उनके साथ बलात्कार हुआ और सुबह मुस्लिम मदरसे के दरवाजे पर ले जाकर उन मुस्लिम बच्चियों को फेंक दिया इन्होंने। ये इनके मुस्लिम आका हैं जिनकी मेहराजुद्दीन तारीफ कर रहे हैं। अगर मुस्लिम होना का मतलब यह है कि मुस्लिम बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाए, वो बच्चियां जो मुस्लिम मदरसे में पढ़ती थी, अगर उसको ये मुस्लिम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मामला चल रहा था अतीक पर। मेहरुद्दीन जी पता है ना आपको, ये मामला अतीक पर चल रहा था। मुस्लिम लोग किसकी पैरवी करते हैं? जो मुस्लिम बच्चियों के साथ गैंग रेप करते हैं। ये इतने दुस्साहसी और इतने निर्लज्ज हैं कि उसके बाद उसको मुस्लिम बताते हैं। ठीक है संजय चौधरी जी, ठीक है, बात रखिए आपने। अब इसका जवाब मेहरुद्दीन रंगरेज जी देंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप ऐसे लोगों को अपनी कौम का हीरो बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि कानून उसको सजा दे, ठीक है, लेकिन आप उसका इतना महिमा मंडन, आप उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती तो ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है। इस मामले में आरोपी था अतीक अहमद। इतना ही नहीं, एक किस्सा मैं भी सुना देती हूं आपको, गलत हूं तो झुठला दीजिएगा। मनपसंद पार्किंग न मिलने पर मर्डर कर दिया था एक बार, और उसके बाद भी आप रसूख और ताकत देखिए कि उसी वक्त उसी जगह अपने भाई अशरफ को पुलिस द्वारा किसी और मामले में गिरफ्तार करवा दिया ताकि कोई आंच ना आए, कोई उठा ना सके। हाँ, ऐसे एक नहीं अनंत किस्से हैं। प्रयागराज की गली गली में जाकर पूछिए, आप लोग बताएंगे आपको। आप हीरो क्यों बनाते हैं उसको? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे दिन रात सिवाय ज़कातें देने के कुछ किया ही ना हो अतीक अहमद ने। आपने आदित्य राणा का एक बार भी नाम नहीं लिया। थोड़ी देर पहले आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि अगर नाम उर्दू ना होता तो बच जाता। ज्यादा समय नहीं हुआ, अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड से, असद के एनकाउंटर से पहले आदित्य राणा नाम के एक माफिया का भी एनकाउंटर होता है। वहां तो आपने नहीं कहा कि नाम उर्दू था या हिंदी था या देवनागरी कौन सी लिपि में था। आप हीरो बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप स्टैंड पर रहिए ना कि माफिया था तो कोर्ट सजा देती, कानून उससे निपटता। आप तो वो भी सुनने को तैयार नहीं है जो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है। आप जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने सुन ली आपकी बात। आपने कहा नाम उर्दू था, नाम उर्दू था इसीलिए मारा गया। किसने मारा? किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? नाम तो गुड्डू मुस्लिम का भी सामने आ रहा है कि अतीक की संपत्ति पर नजर है। नाम तो उन विदेशी हथियारों की सप्लायर्स
पर भी जा रहा है। लश्कर, ISI, खालिस्तानी संगठन जहां से विदेशी हथियार आ रहे थे, देश में कुछ बड़ा प्लान करना चाह रहे थे। अतीक ने कहा भी था STF को बातचीत में, माफियाओं के 100 दुश्मन होते हैं, आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? उर्दू नाम था, ये आरोप आप किस पर लगा रहे हैं? मैं आरोप बीजेपी पे लगा रहा हूँ, आप पे लगा रहा हूँ। आप भी महिलाओं की शक्तिकरण की बात नहीं कर रही। जब महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन आप भी कर रही हैं। उनके ऊपर तो कोई आपने बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करी, आपने उनका आप अभी बुलडोजर के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कैसे ये बात कही कि उर्दू नाम था इसीलिए हत्याकांड हो गया? आप कैसे, आप इसका आरोप कैसे बीजेपी पर लगा सकते हैं? मैंने आपको बताया माफिया के 100 दुश्मन, वो हथियार डीलर भी, ISI भी, लश्कर भी, खालिस्तानी भी, गुड्डू मुस्लिम भी। अरे मैडम, जब पुलिस ने आप इस पूरी थ्योरी को समझेंगी, मेरे को टाइम देना। अच्छा, मतलब आपने कोई थ्योरी बुनी है, आप चाहते हैं कि देश आंख बंद करके मेहरुद्दीन रंगरेज साहब की थ्योरी पर यकीन कर ले, और उस थ्योरी की पहली लाइन ये है कि चूंकि उसका नाम उर्दू था इसीलिए उसकी हत्या कराई गई। बिल्कुल खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। योगी जी ने पहले ही कहा था 80-20 की बात, वो तो तुष्टीकरण कर रहे हैं हिंदुओं का। अरे देखिए मेहरुद्दीन साहब, मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल पूछना। आप उस सवाल का वाजिब जवाब दे दीजिए, बजाय दोषारोपण करने के, किसी और को घेरने के, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप अपनी बात दोहराए जा रहे हैं। अच्छा, असद का एनकाउंटर क्या हुआ? असद का जहां एनकाउंटर आदित्य राणा का भी हुआ, आदित्य राणा का भी हुआ थोड़े दिन पहले। कैमरा नहीं है, उसे भी ले जाके मारा गया, फर्जी एनकाउंटर किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे, क्योंकि उनका नाम उर्दू से था। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या मेहरुद्दीन साहब? मैंने आपसे कहा आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ असद से कुछ दिन पहले। माफिया इनसे क्या होता, कौन है, कौन जानता है उनसे? अतीक को सारी दुनिया जानती है, राजा भैया को दुनिया जानती है। अतीक का करे राजा भैया का करवाइए का क्या मतलब है? जानती है का क्या मतलब है? अतीक का उसका करवाइए राजा भैया। कौन सी दलील हुई आपकी कि जानती है तो उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता? पुलिस को अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है। जिसको जानती है वो जरायम की दुनिया का होगा, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, पुलिस पर गोली चलाएगा वो या उसका बेटा, तो क्या पुलिस अपना पेट आगे करके गोली खा लेगी? 117 केस ऐसे हैं जो अवैध, ये फर्जी। अरे मैडम, ये पुलिस का आंकड़ा बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 117 फर्जी एनकाउंटर हुए यूपी में। मैं बता रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहती मेरी बात। आप बता रहे हैं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप किस बिना पे कह रहे हैं? ये तो आपने भाषण सा दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदार है, मैं कह रहा हूँ कि ये सही है, मैं कह रहा हूँ कि उर्दू है। अब मैं पर तो बहुत सारे पैनलिस्ट है, वो भी कुछ ना कुछ कहने लग जाएंगे। आलोक वत्स जी, आपको भी कुछ कहना है? एक गुर्जर समाज का व्यक्ति था ये सरकार दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी। आपने कहा कि एनकाउंटर फर्जी था, जानबूझ के किया गया, पूरी तरीके से इसको धार्मिक एंगल दिया। आलोक वत्स जी, देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा मेहरुद्दीन भाई की जात न पूछो साधु की और जात न पूछो क्रिमिनल की। क्रिमिनल का ना कोई जात होता है ना धर्म होता है, वो जुर्म करता है और किसी के ऊपर जुर्म कर सकता है। मुसलमानों के ऊपर भी अतीक ने बहुत जुर्म किया। आजम खान ने भी जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई तो मुसलमानों का ही जमीन कब्जा कर लिया, ये भी बात खुल के सामने आई है। और रही बात जहां ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो ठीक कहा आपने, आदित्य राणा का भी कुछ दिन पहले बिजनौर में एनकाउंटर हुआ, वो किस जाति का था? और जितने भी लोग बीजेपी के रहे हैं और उन्होंने कोई गलत काम किया, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, वो बाहर नहीं घूम रहे हैं। और प्रदेश में जिस तरीके का समाजवादी पार्टी के समय, जिस तरीके का माहौल बीएसपी के समय इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इनका साम्राज्य 40 साल से पनपने दिया था, उस पर ऐसी अंकुश लगी है। ठीक है, जो हुआ वो गलत हुआ, गलत ढंग से हुआ, लेकिन उसको दिया जो मैंने आपको बताया था 29 धार्मिक, और इन्होंने कहा कि 29 2017 दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है आलोक जी, ठीक है। मेहरुद्दीन जी बता दीजिए इस डेटा का सोर्स क्या है, इस डेटा का सोर्स क्या है, या ये भी इसका भी जवाब इसलिए दिया जाए क्योंकि आप कह रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप जिन 29,000 दंगों की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए सोर्स क्या है? ये कोई सर्वे हुआ है या किसी कंपनी ने, जैसे मान लीजिए एनसीआर भी है जो अपना एक डेटा रिलीज करती है जिसकी ऑथेंटिसिटी है, ये आंकड़ा आप कहां से उठा करके लाए? शांत हो जाइए आलोक वत्स जी,
शांत हो जाए लोग। मेहरुद्दीन रंगरेज, आप ही के सवाल का जवाब मैं संजय चौधरी से लूंगी, लेकिन पहले आपको सोर्स बताना होगा। ये 29,000 दंगों वाली बात आप किसको कोट करके कह रहे हैं? वरना अनर्गल बात शो पर नहीं होती। मुझे सोर्स बताइए। आलोक वस्त्री, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए आलोक वस्त्री, और उसका तारीख और महीना बताएं। ठीक है आलोक वस्त्री, आप शांत हो जाइए। चलिए, महीने दिन पर नहीं जाते, मैं सिर्फ इतना पूछ लेती हूँ, आप कौन सी एजेंसी के हवाले से कह रहे हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 29,000 दंगे हुए? छोटी मोटी फिगर कोट नहीं कर रहे हैं, कहाँ से कोट कर रहे हैं? इनको बोलिए कि 10 दंगे गिना दो, आप 10 दंगे गिना दो। मैं बता रहा हूँ, आप 10 दंगे गिना दो। आप पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको पता तो है नहीं, आप बिना पढ़ लिख के आगे और टीवी में बहस करना, मगर वही बस हिंदू मुसलमान करना। अच्छा ठीक है, पर्सनल अटैक मत करिए, पर्सनल अटैक मत करिए, लेकिन चूंकि सवाल उठा है तो उसका जवाब भी ले लेते हैं। अब क्योंकि मेहरुद्दीन रंगरेज जी कह रहे हैं, वो कहाँ से डेटा लाए हैं ये तो बता नहीं पा रहे। संजय चौधरी जी बता दीजिए, जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 29,000 दंगे हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और आराम कह रहे हैं कि एक दिन भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए संजय जी। अपने मुस्लिम स्कॉलर बना के शांत हो जाइए आलोक जी, शांत हो जाइए। संजय चौधरी को ये भी नहीं पता कि 1 साल की बात करते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं? अरे 29,000 दंगे अगर होंगे तो कितने साल लगेंगे? मुझे लग रहा है आलोक वस्त्री को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आलोक वस्त्री शांत हो जाइए आप। संजय चौधरी जवाब दे रहे हैं इसका, क्योंकि सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल पर ही आरोप लगता है। बोलिए संजय जी। देखिए, 1 साल के अंदर 29,000 दंगे, 1 साल में मैंने 3 साल बताए, रंगरेज साहब, मैंने 3 साल बताए, 2017 से लेकर 2020 के बीच में 29,730 दंगे, और ये एनसीआरबी के डाटा नहीं हो पाएंगे, कर लीजिए। अरे आप नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात सुनिए, आपको मुठभेड़ के बारे में बताता हूँ। मेहरुद्दीन जी गलत बात है, पर्सनल अटैक मत करिए आप, पर्सनल अटैक मत करिए, गरिमा मत खोइए, गरिमा मत खोइए, गरिमा मत खोइए। आदित्य राणा का मुठभेड़ होता है, आपका मुंह सिल जाता है क्या? तो ये सुनना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते। 22 को इन्होंने सिर्फ एक लाइन पकड़ी हुई है, एनकाउंटर फर्जी, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसीलिए एनकाउंटर फर्जी। गुंडाराज है। 30 सितंबर को विनोद कुमार जी की हत्या मुठभेड़ होती है, पुलिस मार गिराती है, तो आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। 21 फरवरी 2021 जब मुठभेड़ होती है, पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है, कोई आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। 25 जुलाई कपिला का जब मुठभेड़ होती है तब भी मेहरुद्दीन जी आप शांत हो जाइए। मेहरुद्दीन जी बोलने दीजिए, आपने इतने संगीन आरोप लगाए हैं और आप इतना डिफेंड करेंगे अतीक को, तो आप इसे सवाल पूछ लिया जाएगा। वो आपके रिश्तेदार है क्या जो आप इतना डिफेंड कर रहे हैं? क्यों हीरो बना रहे हैं उनको? अतीक हमारा भाई था भाई, मैं कह रहा हूँ आपको, नेशनल आपके टीवी चैनल पे भाई था हमारा। मुस्लिम आपको पता है अतीक के ससुराल की सारी फैमिली फरार है, अतीक का परिवार जो बचा है वो फरार है, अतीक से जुड़ा हुआ रिश्ता हर कोई फरार है, और आप डिबेट में बैठकर कह रहे हैं कि मैं उनका भाई हूँ, आप मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर आप उसको भाई बना रहे हैं तो आप भी क्रिमिनल हैं, आप मुसीबत में फंस जाएंगे। मेहरुद्दीन जी जोश जोश में आपने कह तो दिया भाई है, सफाई दे दीजिए आप इस पर। अतीक के भाई बंधु ससुराल सब फरार है, सब फरार है, पुलिस ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सब भाग गए, घर खुला छोड़कर भाग गए सारे रिश्तेदार। और आप टेलीविजन पे कह रहे हैं मैं भाई हूँ, सफाई दे दीजिए फौरन, सफाई दे दीजिए फौरन। आप कह रहे हैं अतीक मेरा भाई है, वही हो रहा है देश में, जिसकी लाठी उसकी इनको पुलिस से अरेस्ट करवाइए और इनसे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अगर हम ये बात नहीं कहेंगे तो कल कयामत के दिन लोग हमसे सवाल पूछेंगे, लोग हमसे कहेंगे कि अगर जुल्म हो रहा था आप चुप क्यों रहे? हजारों आदमी मुस्लिम बच्चियों पर जब जुल्म हो रहा था कयामत के मिस्टर रंगरेज, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और कयामत के दिन तो आपसे ये भी पूछा जाएगा मेहरुद्दीन रंगरेज जी, जिन मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था या कौड़ियों के भाव उनकी जमीनें खरीद ली थी, उनके परिवार के सदस्यों को मारा था, तब आप कहाँ थे? कयामत के दिन तो गिरेबान ये भी पकड़ के पूछा जाएगा आपसे, उस पर कुछ बोलेंगे तो शर्म है आपकी आंखों में कि नहीं? सजा देना ये कहाँ का इंसाफ है? एनकाउंटर मुस्लिम बच्चियां कहाँ किताब में, संविधान की किताब में, फिर भी यूपी की सरकार, यूपी की गवर्नमेंट यूपी के लोगों को फर्जी एनकाउंटर करती है। अगर इस पर हम सवाल नहीं करेंगे तो हम चुप नहीं रहने वाले, हम सवाल आप कुतर्क पे कुतर्क किए जा रहे हैं,
किसी पैनलिस्ट की बात नहीं सुन रहे। ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं अपने स्टैंड के साथ आप खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे पैनलिस्ट की भी बात आप सुनिए। काले कारनामों का राज खोले, ये उसका भाई है, इनको पहले अरेस्ट करवाइए। ये मैंने कहा, उनको मौका भी दिया कि भाई साहब सफाई दे दीजिए फौरन। आप जोश जोश में बोल तो गए, वो भाई है हमारा, आप सफाई दे दीजिए वरना पता चले दूसरी मुसीबत में फंस जाएंगे। बुला के इनको पहले अरेस्ट करवाइए और इनसे काले कारनामे अतीक के खुलवाइए कि क्या क्या जानते हैं ये। देखिए मेरी बात सुनिए आलोक जी, मैं तो फिर मैं आपको आतंकी से जोड़ दूंगा। मैं आपको आतंकी, ये तर्क नहीं होगा। मुझे बनाइए ना आतंकी, मुझे बनाइए ना आतंकी। आपने किसी का जबरदस्त मैं लेकर आए हैं आज के शो में मेहरुद्दीन रंगरेज, इतना मैं लेकर आए हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आप ही के मुंह से निकले हुए शब्द ब्रह्म वचन है। कोई सबूत आपके पास नहीं है, कोई तर्क आपके पास नहीं है, कोई आंकड़ा आप देते किस एजेंसी का है उसका जवाब आपके पास नहीं है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं के आधार पर आप ये तक कह गए कि अतीक मेरा भाई है। सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। उस हत्यारे का नाम बताइए जिसका मैं साथ दे रहा हूं। मेरी बात सुनिए, राष्ट्रवादी हिंदू हूं, सब मेरे भाई हैं। आलोक जी एक मिनट, सारे पैनलिस्ट शांत हो जाए, सारे पैनलिस्ट शांत हो जाए। आलोक जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आलोक जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हालांकि जिस तरह की बात मेहरुद्दीन रंगरेज कर रहे हैं वो सुनी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी ये बोलना चाहते हैं, इनका कोई पक्ष है तो मैं आपको 20 सेकंड अनइंटरप्टेड देती हूं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी अपनी बात कहिए और अब की बार कुछ नया बोलिए। हाँ, मैं आस्था जी बार बार कह रहा हूँ, जितने भी देश में लोग हैं सारे मेरे भाई हैं और आप मेरी बहन हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही होगी तो मैं किसी की बहन बंधु नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम सवाल पूछना। मेरा फर्ज बनता है कि इंसानियत का फर्ज बनता है कि इंसान को हक बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए। अतीक का एनकाउंटर फर्जी तरीके से उसे मरवाया गया, पी प्लान मरवाया गया, उसके लड़के का फर्जी एनकाउंटर हुआ। ये योगी सरकार में ही हो सकता था, कहीं और नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां जंगल राज है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मेरी ये मांग है। ठीक है, अब मेरा सुझाव ये है, आपने इतनी सारी बातें रख दी तो आप सरकार के खिलाफ केस क्यों नहीं करते और अदालत में जाके कहिएगा मैं कह रहा हूं एनकाउंटर फर्जी, मैं कह रहा हूं सरकार ने लगवाया, मैं कह रहा हूं असद का एनकाउंटर फर्जी था। आप केस क्यों नहीं करते सरकार? अदालत में गए हैं, 8 प्रश्न पूछे हैं, 8 क्वेश्चन पूछे हैं। कहो तो मैं आपको पढ़ के बता दूं। हाँ बताइए। मैं बता देता हूं आपको। मुझे एक प्रश्न पूछना है इनसे। जी 1 मिनट आलोक जी, आज इनको कह लेने दीजिए, अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन मैं आप। द अतीक अशरफ, द आर्ट ऑफ एनिमेशन, 10 PM ऑफ मेडिकल चेकअप, 1 नो मेडिकल इमरजेंसी, मैड ए विक्टिम वॉल्क, ओपन द मीडिया, एसेंशियल यूनिकॉर्न द ईच अदर, इट द स्पोर्ट, वेपन अबाउ 7 लाख, वेल ट्रेंड टू शूट, ऑल 3 सरेंडर्ड। मैंने भी 8 सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे दीजिए योगी सरकार। ये सारे जवाब मीडिया फोरम पर है। हाँ, उन्होंने सरेंडर किया, उसकी तो तस्वीरें भी सबने लाइव देखी हैं। कौन से वेपन से जिनका जवाब आप पूछ रहे हैं वो भी पब्लिक फोरम में, सब कुछ मीडिया रिपोर्ट में, और क्या अलग से पूछना है आपको? मैडम हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सजा दिलाई जाती, चाहे उन्हें फांसी की सजा होती, चाहे उम्र कैद की सजा होती। ये इंसाफ नहीं हो सकता कि गोली से इंसाफ होगा। अगर गोली से इंसाफ होने लगा तो बहुत सारे लोगों को ऐसे तो योगी बाबा पेशी पर लाए गए थे जहां पर हत्या हो गई। जिन्होंने हत्या की उन्होंने सरेंडर किया, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, केस चलेगा, कानून सख्त से सख्त सजा देगी। कानून पर भरोसा है ना आपको? तो जिन तीनों ने हत्या की है अतीक और अशरफ की, आप यकीन मानिए वो नहीं बचेंगे। हाँ, बहुत सख्त पैरवी उनकी होगी, बहुत ही सख्त पैरवी होगी, सबूत गवाह सब पेश किए जाएंगे, कानून उन तीनों को सजा दिलाएगी। और जिस तरीके से ये पूरी हत्या हुई है, लाइव तस्वीरें सब लोगों ने देखी हैं, तो बहुत से सवाल सबके अंदर कौंध रहे हैं कि इसको पुलिस की लापरवाही कहा जाएगा क्या? संजय चौधरी जी। देखिए, ये कुछ सवाल कर रहे हैं और मैं उनका बिल्कुल वाजिब जवाब देना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि रमजान के महीने में ये बोल रहे हैं, अपने कलेजे पर हाथ रखकर जवाब देंगे। कयामत का जब दिन आएगा तब वो कयामत के दिन वो बच्चियां पूछेगी जो मदरसे से मुस्लिम बच्चियां उठा ली गई थी और जिनके साथ गैंगरेप हुआ था, उन गैंगरेप के लोगों को महिमा मंडित करने का काम ये रमजान के महीने में चैनल पर बैठकर कर रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जिसको तुम निर्दोष कह रहे हो उसको इसी न्यायपालिका ने आजीवन कारावास की सजा दी है, इसलिए वो निर्दोष नहीं है। ये तुम झूठ बोल रहे हो इस बड़े चैनल पर बैठकर।
और 39,000 दंगों की बात करते हो। एक साल में कितने दिन होते हैं इसकी काउंटिंग कर लेना, उतने घंटे नजर नहीं आएंगे। आपने सुना ही नहीं मेरा अच्छा सवाल। ठीक है आप सब लोग अपनी अपनी दलीलें रख चुके हैं, अपनी बातें कर चुके हैं, लेकिन डिबेट अंतिम पड़ाव में है। डिबेट अंतिम पड़ाव में जाते जाते मैं प्रेम प्रकाश जी से पूछना चाहूंगी, जाते जाते मैं चाहूंगी फाइनल कमेंट। प्रेम प्रकाश जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी शांत हो जाइए। देखिए शो क्लोज करना है, उससे पहले 20 सेकंड। प्रेम प्रकाश जी, अब इस मामले में आगे क्या होगा? गुड्डू मुस्लिम, उसको कहा जा रहा है कि वो कोई ऐसा अपराधी नहीं था जिसने हाल ही में क्राइम शुरू किया हो, वो तो अतीक का बड़ा हैंडलर था। अब उसकी संपत्ति पर भी उसकी नजर है। शाइस्ता की गिरफ्तारियों की कोशिश तेज है, गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी की कोशिश तेज है। देखिए सभी अपराधी जल्दी अकाउंट पर हो जाएंगे जी, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से तेजी से अपनी कार्रवाई की है उसमें इनका सभी का, वैसे तो इनको स्वयं ही सरेंडर कर देना चाहिए। पता नहीं अभी भी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं लोग। सारे सबूत इनके सामने आ चुके हैं। और जहां जी तक जी बात बिल्कुल, और परेशान उम्मीद भी करने ये की जा रही थी और असद के एनकाउंटर के बाद से कहा जा रहा था मुमकिन है अब शाइस्ता सामने आएगी, वो नहीं आई। देखिए लेकिन जब अतीक और अशरफ की हत्या हो गई तब कहा जा रहा था कि अब तो जरूर आएगी परिवार में, और बचा ही कौन है, फिर भी वो अभी नहीं आई। और दूसरी तरफ अब यूपी पुलिस दावा कर रही है कि अगले 1-2 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता तक पहुंच गई है यूपी एसटीएफ। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने।